गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम आपको बताएंगे MMPSC 001 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और इसकी इकाई 8 जो कि रूस, चीन और जापान है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो हमारा जो मुख्य लक्ष्य रहेगा वो रहेगा कि आपको हम सरल भाषा में समझाएं और आपकी समझ जो है वो विकसित हो, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। जैसे कि हम इसकी 7 यूनिट पढ़ चुके हैं। प्रीवियस यूनिट में हमने मतलब भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा, और बेसिकली देखा जाए तो जो ये हमारा बुक है MMPSC 001, तो वो टोटली भारत और विश्व के बारे में है। सो हमने मतलब 6 यूनिट के बारे में पूरी विदेश नीति के बारे में समझा कि हमारे जो राजनेता हुए हैं, हमारी जो शासन व्यवस्था रही है, उसने किस तरह से मतलब किस तरह की विदेश नीति का पालन किया, कैसे कैसे मतलब आदर्शवाद से यथार्थवाद तक का सफ़र हमने तय किया, कैसे हमने मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति को भली भांति निभाया है, मतलब कैसे हमने उसका प्राथमिकता दी है गुटनिरपेक्षता नीति को। फिर हमने जो हमारी 7वीं यूनिट थी उसमें हमने भारत के संबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ के बारे में जाने, और जो आज हम पढ़ेंगे इकाई 8 यानी कि रूस, चीन और जापान के साथ संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और रूस के संबंध, फिर भारत चीन का संबंध, भारत जापान के संबंध। इस तरह से हम ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना रहेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो रूस है, चीन है और जापान है, ये तीनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जिन्हें उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण एशियाई शक्तियां भी माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इनको एशियाई शक्ति भी माना जाता है क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति है वो एशिया में है। और चीन और जापान जो है वो पूरी तरह से एशियाई देश है, जबकि रूस यूरो एशिया देश है। इन तीनों देशों का महत्व अमेरिका जैसा तो नहीं है, परंतु रूस के पास इतनी अधिक सैन्य क्षमता है कि वह अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति यानी कि जब आप मैप पर देखोगे तो जो चीन और जापान है ये दोनों एशियाई देश है, और जो रसिया है वो बहुत बड़ा देश है। मतलब अगर आप मैं कहूँ तो जो विश्व में सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो वो रूस है। तो रूस को बेसिकली हम यूरो एशिया देश मानते हैं। तो जो अमेरिका है उसके पास, जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत बड़ी सैन्य क्षमता है, वो मतलब संसार को नष्ट कर सकती है। लेकिन जो सैन्य क्षमता की अगर बात करें तो रसिया के पास भी जो सैन्य क्षमता है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि अमेरिका की सैन्य क्षमता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। चीन भी हालांकि परमाणु शक्ति है, लेकिन अमेरिका की तुलना में उसकी सैनिक शक्ति जो है वो काफ़ी कम है। रूस तथा चीन शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के विरोधी रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रसिया है और चाइना है वो जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें अमेरिका के विरोधी प्रखर विरोधी रहे हैं। हालांकि 1970 के दशक में अमेरिका के साथ चीन की निकटता बढ़ गई, जबकि सोवियत संघ और चीन के बीच तनाव बना रहा। इसके विपरीत जापान लंबे समय से अमेरिका का मित्र रहा है। भारत के रूस के साथ गहरे रक्षा संबंध रहे हैं। चीन के साथ सामरिक और क्षेत्रीय समस्याएं रही है। जापान के साथ संबंधों में न तो कोई बड़ा तनाव रहा है और न ही कोई बहुत गहरे रिश्ते रहे हमारे साथ। इस समय भारत रूस के साथ निकट संबंध बनाए रखना चाहता है, चीन के साथ संबंध सामान्य बनाना चाहता है और जापान के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। मतलब देखोगे आप तो भारत का जो मोटो है वो रूस के साथ निकट संबंध जो हमारे यहाँ आज भी हैं, और पुराने समय से भी जो रशिया के साथ हमारे जो अच्छे संबंध रहे हैं वो आज भी कायम है और उन्हें वो कायम रखना चाहता है। और चीन के साथ जो संबंध है हम वो सामान्य बना के रखना चाहते हैं, और जो जापान के साथ रिश्ते हमारे हैं उनको हम सुधारना चाहते हैं। तो इन तीनों देशों के साथ जो भारत के पड़ोस में है संबंधों का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के संबंध के बारे में बात करते हैं तो विश्व के आधुनिक मानचित्र पर रूस एक नया देश है जो 10 वर्ष पुराना है। जैसे कि आपको पता है, मैं 10 वर्ष के कहने का मतलब है जब ये USSR टूटा था तब, यानी कि 1991 के बाद आज देख लो आप, तो ये मतलब नया देश है। और रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान वीटो अधिकार के साथ दिया गया है, जो 1991 के तहत सोवियत संघ के पास था। रूस चूंकि सोवियत संघ की उपलब्धियों और देनदारियों के मुख्य हिस्से का उत्तराधिकारी रहा है, इसलिए भारत रूस संबंधों को भारत सोवियत संबंधों की पृष्ठभूमि में समझना होगा।
तो जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रिटिश आधिपत्य से भारत को यानी कि हमें मुक्ति मिली, तो शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ के साथ जो भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। सच यह था कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो सोवियत संघ के प्रति शंकालु थे। सोवियत संघ ने भी नए नए स्वतंत्र हुए देश भारत के साथ रिश्ते बनाने की इच्छा नहीं जताई, परंतु विश्व भर में महाशक्तियों की प्रतिद्वंदता बढ़ने के कारण सोवियत संघ को भारत के साथ अपने रिश्ते पर मतलब पुनः विचार करना पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि जब जैसे जैसे सोवियत संघ टूटा और भारत भी मतलब नया 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 आज़ाद हुआ था, तो उसने नहीं समझी, सोवियत संघ ने नहीं समझा कि मतलब भारत का साथ लेना चाहिए। और इसी तरह से जब सोवियत संघ को जैसे जैसे मतलब महाशक्तियों की प्रतिद्वंदता मतलब ऐसा कहना ठीक रहेगा कि जब जब महाशक्तियों की होड़ लगी देशों के बीच में, तब सोवियत संघ को लगा कि भारत को मतलब अपने पक्ष में रखना चाहिए, उसके रिश्तों पर विचार करना चाहिए, जिसके बाद में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया। लेकिन भारत ने उसके बाद गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती को देखते हुए सोवियत संघ के साथ विशेष रूप से स्टालिन युग की समाप्ति पर अपने मतलब जैसे कि जब अमेरिका और पाकिस्तान की जब दोस्ती बढ़ रही थी, तो भारत के पास मतलब थोड़ा सा भारत का झुकाव जो है वो सोवियत संघ की तरफ हुआ था। फिर 1950 के दशक के मध्य में भारत और सोवियत संघ के बीच निकट संबंधों के विकास का आधार तैयार हो गया था। इसी तरह से 1956 में अपनी भारत यात्रा के दौरान निकोलाई बुल्गानिन और अलेक्सी कोसिगन जैसे सोवियत नेताओं ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। जैसे कि जो कश्मीर जो मुद्दा रहा है वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है काफ़ी समय से मतलब भारत के लिए। तो जब मतलब निकोलाई बुल्गानिन और अलेक्सी कोसिगन जो सोवियत नेता हुआ करते थे उस समय, उन्होंने भी मतलब जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत का अभिन्न अंग बताया, और भारत के लिए कश्मीर एक केंद्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, जैसे कि आप जानते हैं। इसीलिए भारत के नेताओं ने सोवियत संघ के इस रूप का स्वागत किया, क्योंकि सोवियत संघ था जो बोलता था कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और इसीलिए जो सोवियत संघ का ये रूप था इसका भारत ने स्वागत किया। इसके जवाब में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत संघ के आधिपत्य वाले देश हंगरी के लोकतांत्रिक चुनाव की मांग के प्रस्ताव पर सोवियत संघ का समर्थन किया। जो सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ के आधिपत्य में हंगरी देश था, उसमें लोकतंत्र चुनाव की मांग मतलब मांग का जो प्रस्ताव था वो सोवियत पक्ष का समर्थन भारत ने किया। भारत सोवियत संबंधों में अधिक मजबूती 1962 में के चीन युद्ध के बाद आई। चीनी आक्रमण के समय भारत गुटनिरपेक्ष भारत के साथ सोवियत संघ के कोई सामरिक रिश्ते तो मतलब उस समय जब भारत से मतलब संबंध ही नहीं था, तो सामरिक संबंध तो बहुत दूर की बात थी, और सामरिक संबंध थे नहीं उस समय। तब सोवियत संघ और चीन के संबंधों में दरार जग जाहिर हो चुकी थी। आपको पता ही है कि जो सोवियत संघ था और चीन के संबंधों में दरार तो पड़ ही चुकी थी, क्योंकि और जब उसने 1962 में भारत पर हमला किया, तो ये भारत की मतलब सोवियत संघ को भारत के बचाव में आना ही था, मतलब भारत के लिए खड़ा होना ही था। तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट भारत को अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए मदद देने से इनकार मतलब जो अमेरिका ने भारत को सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, और जो पश्चिमी देश थे उन्होंने मना कर दिया था कि भारत सैन्य क्षमता नहीं बढ़ाएगा, और उन्होंने किसी भी तरह की मदद के लिए इनकार कर दिया था। तो सोवियत संघ के बीच औपचारिक सैनिक संबंध कायम हो गए। तो अब जैसे कि आपको पता ही है कि महाशक्तियों के बीच में ये द्वंद्वता चल रही थी, सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच में। तो पश्चिमी देशों ने जैसे ही मतलब भारत को मदद देने के लिए मना किया, तो ऑटोमेटिकली जो सोवियत संघ थे उनके बीच जो सैनिक संबंध थे वो कायम हो गए। 1962 में दोनों देशों के बीच सैनिक तकनीकी सहयोग का एक कार्यक्रम शुरू करने की सहमति हुई। भारत शीत युद्ध राजनीति के पचड़े में पड़ने को तैयार नहीं था। भारत के लिए सोवियत संघ के साथ यह करार 1962 की करारी हार के बाद सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक जमाने की आवश्यकता मतलब जब 1962 में भारत को हार मिली, तो भारत को लगा कि जो हमारी सशस्त्र सेना है उसको आधुनिकरण की ज़रूरत है, मतलब उसके पास उन्नत हथियार होने चाहिए, उनके पास उन्नत साधन होने चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, उनके पास जो उन्नत किस्म के सेंसर होने चाहिए, उन्नत किस्म के उपकरण होने चाहिए। तो उन्हें लगा कि उन्हें
अर्थनीति पर आधारित एक वाणिज्य समझौता करना चाहिए, जो कि था। और सोवियत संघ के साथ सैनिक समझौते में वित्तीय रियायतों, उपकरणों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने का भी प्रावधान था। जैसे कि आपको पता है कि जो सोवियत संघ के साथ जो सैनिक समझौता हुआ था उसमें मतलब वित्तीय रियायत दी गई थी, मतलब रियायत मतलब थोड़ी छूट दी गई थी पैसों के मामलों में, और उपकरणों के उत्पादन के लिए, जो उपकरण बनाने के लिए लाइसेंस भी दिया गया था कि आप मतलब उपकरण बनाइए। सैनिक साज सामान प्राप्त करने में अपनी दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और सामरिक स्वायत्तता के आधार पर भारत ने सोवियत संघ के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में भारतीय सोवियत गुट का सदस्य नहीं बना। वह तो सोवियत संघ से प्राप्त हथियारों को अपनी सामरिक स्वायत्तता के विकसित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वास्तव में जो भारत गुटनिरपेक्षता के कुछ वर्ष बाद उस समय उजागर हुई जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ताशकंद में सोवियत संघ की मध्यस्थता पर सहमत हो गया था। मतलब आपको पता है 1965 में जब युद्ध हुआ तो 1965 का युद्ध आप जानते ही हैं कि ये क्यों हुआ था। तो जो 1965 का युद्ध हुआ था हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। जो कच्छ का रण है यानी कि दलदली भूमि है, उस पर पाकिस्तान जो है वो अपना अधिकार बता रहा था और वो घुसपैठ करने की कोशिश 1956 से कर रहा था, लेकिन उसने 1965 में युद्ध छेड़ दिया। और तब मतलब जो सोवियत संघ था उसने बोला कि भाई तुम अपनी मतलब जो क्या बोलते हैं समझौता कीजिए, और उसी पर एक ताशकंद में मतलब पाकिस्तान ताशकंद में सोवियत संघ की मध्यस्थता पर मतलब जब सोवियत संघ ने बोला कि तुम अपनी मध्यस्थता कीजिए, और वो मध्यस्थता के लिए आ गया है सोवियत संघ उन दोनों के बीच में कराने के लिए, और पाकिस्तान इस चीज़ से सहमत भी हो गया है। उस समय आपको पता ही है कि सरकार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हुआ करती थी। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे समझौते पर साइन करने के लिए, लेकिन उसकी वहाँ पर आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। 1960 के दशक के तथा 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इस क्षेत्र की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति में आए भारी परिवर्तन के फलस्वरूप भारत सोवियत सुरक्षा सहयोग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान की मदद से चीन के साथ संबंध सुधारने के अमेरिका के सैनिक रवैये का भारत ने यह अर्थ निकाला कि ये इन तीनों देश की नई शक्ति धुरी पनप रही है। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध छिड़ने से पहले भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक शांति मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तब से दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास सहयोग विकसित हो गया था और सोवियत संघ के विघटन तक बहुत ही ठोस और मजबूत बना रहा। भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकतर शस्त्र सोवियत मतलब जो भी हथियार वगैरह थे सोवियत संघ से ही प्राप्त किए। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत ने थल सेना के 60%, नौसेना के 70% और वायुसेना के 80% हथियार सोवियत संघ से प्राप्त किए। यही नहीं, शीत युद्ध के दौर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों देशों का रवैया भी एक जैसा होता था। उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उभरे तनाव। तो जैसा कि आपको पता ही 1951 में दिसंबर के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया था और रूस का उदय हुआ था एक नई शक्ति के रूप में। तो काफ़ी मतलब जो उसके परंपरागत उद्देश्य थे और लक्ष्य थे काफ़ी बदलाव आए। नए रूसी परिसंघ द्वारा विदेश नीति के नए सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की तलाश के प्रयासों में तीन तत्वों के कारण भारत को रूस की नीतिगत दृष्टि से ओझल होना पड़ा। पहला था कि राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रूस की विदेश नीति को विचारधारा से मुक्त करने पर जोर दिया और भारत ने एक नीति अपनाई थी, देखो और प्रतीक्षा करो। भारत के साथ नए संबंध व्यवहारिक और लचीलेपन पर आधारित थे, उनमें भारत के लिए अधिक समय देने की गुंजाइश नहीं थी। दूसरा तत्व था कि रूस के नागरिकता दो गुटों पश्चिमी या अटलांटिकवादी और एशिया पहले के बीच विभाजित थे। मिखाइल गोर्बाचोव तथा बोरिस येल्त्सिन दोनों अटलांटिकवादी थे और वे मार्शल योजना के नए संस्करण की मदद से रूसी अर्थव्यवस्था को नया रूप देना चाहते थे। तीसरा तत्व था कि भारत के साथ संबंधों के बारे में रूस के विदेश मंत्री एंड्रोइड कोजीरेफ के नेतृत्व में चिंतकों का गुट सामने आया, जिसकी नज़र में रूस की विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान अधिक महत्वपूर्ण था।
उसकी दलील थी कि इस्लामिक उग्रवाद से निपटने में पाकिस्तान रूस के लिए कारगर माध्यम साबित हो सकता है। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में यही विचार हावी रहा और इस कारण रूस का विदेश मंत्रालय भारत की तुलना में पाकिस्तान, ईरान, टर्की को ज़्यादा महत्व देता रहा। इसके बाद हम बात करते हैं, निकट सहयोग का दौर फिर लौटा, यानी कि कुछ समय में ही रूस को महसूस होने लगा कि मार्शल योजना के अंतर्गत पश्चिम से सहायता लेने की उसकी आशाएं सही नहीं थी। नाटो के विस्तार, बाल्कान संकट और अमेरिकी दोषपट्टी की कई अन्य घटनाओं को देखकर रूस अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ा और इसी तरह से एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने का समर्थन किया गया था और वे सही साबित हो रहे थे। 1996 में जब पश्चिम समर्थक आंद्रेई कोर्जिको के स्थान पर येवगेनी प्रिमकोव रूस के विदेश मंत्री बने तो भारत रूस संबंधों में तेजी से बदलाव आने लगा और भारत एक बार फिर रूस की सामरिक प्राथमिकताओं के केंद्र में आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु मसले पर भारत के ऊपर दबाव बनाया, तो रूस ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के गुट के प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए 2 रूसी हल्के में जल के परमाणु रिएक्टर बनाने, मतलब फिर जो रशिया था, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर परमाणु मसले के ऊपर जब दबाव बनाया तो रसिया सामने आया। रसिया ने मतलब भारत की मदद की और उसने जो रिएक्टर बनाने वाला समझौता था उस पर मतलब दोस्ती का एक नया संकेत दिया। मतलब उसने भारत के साथ मिलकर कहा कि 2 रूसी हल्के जल के परमाणु रिएक्टर बनाएंगे हम मिलकर के। इस समझौते से तमिलनाडु के कुंडनकलम में 1000 मेगावाट क्षमता के हल्के जल के 2 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। जैसे कि आपको पता है कि जो तमिलनाडु उसमें कुंडनकलम के अंदर 1000 मेगावाट की क्षमता का जो हल्के जल के 2 परमाणु रिएक्टर बनाने का जो रास्ता था वो क्लियर हुआ और ऐसा लगा कि रूस इस बार बाहरी दबाव की परवाह नहीं करेगा। जो दबाव अमेरिका के द्वारा भारत पर बनाया जाता उसकी परवाह रूस नहीं करेगा। 1998 में रूस ने परमाणु परीक्षण के लिए भारत की हालांकि निंदा की, परंतु उसके खिलाफ प्रतिबंध नहीं लगाए। इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध में रूस ने भारत का पूर्ण समर्थन दिया और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं नियंत्रण रेखा से अपनी तरफ वापस बुला लेने को कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने सीमा पर आतंकवाद के सवाल पर वाजपेयी सरकार का पूरा समर्थन करते हुए पाकिस्तान से आतंकवाद का पूरा ढांचा नष्ट करने का अनुरोध किया। मतलब जो पुतिन जी है उन्होंने वाजपेयी जी से 1999 में कहा था कि आप आतंकवाद को नष्ट कीजिए और उसकी जड़ों को ख़त्म कीजिए और इस तरह का अनुरोध पुतिन जी ने मतलब वाजपेयी जी से किया था। भारत को सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसी सैनिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी वैसी अब नहीं झेलनी पड़ेगी। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत की चिंता सोवियत संघ में बने सैनिक साज सामान के लिए अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त करने को लेकर थी। सोवियत निर्मित उपकरणों के लिए अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण की देश में व्यवस्था न होने के कारण भारत के सामने संकट पैदा हो गया। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी जो साज सामान था वो सोवियत संघ से ये देशों से आता था, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि मतलब उन चीज़ों का निर्माण किया जा सके या किसी अन्य देश से खरीदा जा सके। और दूसरी ओर रूस द्वारा सैनिक हथियार देने से इनकार करने और भारतीय सैनिक व्यय में कटौती के कारण शीत युद्ध के दौरान पनपे भारतीय सोवियत संबंध कमजोर पड़ने लगे। भारत चीन संबंध की बात करें तो भारत और चीन विश्व के प्राचीनतम सभ्यताएं हैं और इनकी गिनती ऐसे देशों में होती है जिनका नाम लंबे समय तक एक राष्ट्र के रूप में सतत विद्यमान रहने के लिए विश्व इतिहास में दर्ज है। जैसे कि आप जानती हैं कि जो चाइना है और भारत है वो अपनी जो प्राचीनतम सभ्यताएं है उसके लिए बहुत फेमस है और प्रमुख है। उनका जो एक राष्ट्र के रूप में जो पुराने समय से नाम चलता आ रहा है वो चला आ रहा है। जैसे कि चाइना और भारत का नाम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नए देश हैं, ये बहुत पुराने देश हैं। दोनों देशों के बीच कई सदियों से मतलब आपको पता ही है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं भारत और मतलब चाइना के बीच। जैसे कि बौद्ध धर्म है और
इनकी मतलब जो सीमाएं हैं वो भी ऊपर से लगी हुई है। फिर आप मतलब देख सकते हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी। तो भारत और चीन के तीर्थ यात्रियों और अन्य यात्रियों के बीच हुए बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान से कई दोनों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भारत से कई यात्री मतलब जैसे फाइयान था, सुंग यून था, हुएन सांग थे और आई सुंग, ये चीनी यात्री भारत में आए। और चीन की यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्री जैसे कुमार जीव थे, जिन गुप्त थे, जिन भद्र थे और बोधि धर्म थे। इस तरह से मतलब जो संस्कृति थी हमारी बनी रही थी उस समय में। विश्व के आधुनिक इतिहास में भारत और चीन लगभग एक साथ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे थे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और चीन 1949 में साम्यवादी देश के रूप में अस्तित्व में आया। परंतु पिछले 50 सालों में दोनों देशों के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव है। 1950 के दशक में दोनों दोस्ती को पिंगे भर रहे थे, मतलब जैसे कि बताओ 1950 के दशक में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन 1960 के दशक में युद्ध छिड़ गया। आपको पता ही है कि 1950 के दशक में दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन 1960 यानी कि 1962 के अंदर जो चाइना था उनके और भारत के बीच में युद्ध छिड़ गया था। 1970 के दशक में दोनों में दूरी बनी हुई थी और 1980 के दशक में फिर से सामान्य बनाने की कोशिश हुई, परंतु 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया के ये दो बड़े देश विवाद सुलझाने और आपसी विश्वास सहयोग बढ़ाने के प्रयासों पर आधारित नए संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2003 तक दोनों देश सीमा विवाद को एक तरफ रखकर दोस्ती बढ़ाने के प्रयास जारी रखने के लिए सहमत हो गए। मैत्री का प्रभाव, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी शीत युद्ध के दौरान भारत ने उस चीज़ को अपनाया और चीन ने पूर्व सोवियत संघ के साथ गहरे रिश्ते कायम कर लिए थे, परंतु इसका भारत चीन संबंधों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंध बनाए रखने को भारत के हित में मानते थे। नेहरू ने 1949 में साम्यवादी देश के रूप में चीन के उदय का तत्काल स्वागत किया और कहा कि विश्व समुदाय में चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत चीन को मान्यता देने वाले पहले गैर कम्युनिस्ट देशों में से था और साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की जोरदार पैरवी की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो संबंधों में खटास कैसे हुआ। तो जो 1950 के दशक के अंत तक जो पंचशील और बांडुंग सम्मेलन की भावना तिरोहित हो गई थी। सीमा समस्या, कश्मीर की स्थिति पर दोनों देशों के मत भिन्नता से आपसी रिश्तों में खटास आने लगी। चीन ने अचानक सीमा का मुद्दा उछाल दिया और कहा कि भारत तथा चीन के बीच सीमा का कोई समझौता नहीं है। उसने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है, तो उसने इस सीमा को मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही चीन ने यह दावा भी किया कि कश्मीर का अक्साई चीन, यानी कि जो कश्मीर के अंदर अक्साई चीन क्षेत्र मूल रूप से चीन के शिनकियांग प्रांत का भाग है। उसने मतलब दावा ठोक दिया कि जो अक्साई चीन है वो भारत का, कश्मीर का जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा न होकर के चाइना का मतलब उसके देश का हिस्सा है, ऐसे करके उसने बोल दिया। कश्मीर नीति को बदलकर भारत के साथ कश्मीर के विलय को चुनौती देने लगा। कश्मीर के बारे में चीन के बयानों में दो बातें सामने आई। उसने कश्मीर को विवादित क्षेत्र माना, कश्मीर में आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन किया चाइना ने, और अक्साई चीन में विवादास्पद सड़क के निर्माण और सीमा पर झड़पें अंततः युद्ध में बदल गई। मतलब बार बार जो अक्साई चीन में सड़क निर्माण की बात हो रही थी, सड़क निर्माण का कार्य के ऊपर जो आपस में झड़पें हुई और ये झड़पें इतनी बदल गई कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और 1962 के भारत चीन युद्ध के कई परिणाम सामने आए। पहला तो यह था कि इससे देश और विदेश में नेहरू की छवि, मान सम्मान को गहरी ठेस लगी। आदर्शवादी जो नेता थे, विदेश नीति थी उनकी, और देश की आन न बचा पाने के लिए देश के भीतर उसकी आलोचना हुई। साथ ही विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत की छवि को दाग लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को गुटनिरपेक्ष नीति से समझौता करके पश्चिम विशेषकर अमेरिका से सैनिक मदद मांगनी पड़ी। तीसरा परिणाम यह हुआ कि उस हार के कारण भारतीय सैनिकों का मनोबल गिर गया। इस सब के अलावा भारत को अपने 38,000 वर्ग किलोमीटर
जो क्षेत्र था उससे हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, चीन भारत के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना दावा करता है। जैसे कि आपको पता है कि 38,000 तो वर्ग किलोमीटर उस समय 1962 में चाइना ने ले लिया था, और भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चाइना अपना दावा करता है। आज भी उस चीज़ पर वो अपना दावा करता है। संबंधों में उतार चढ़ाव, जैसे कि आपको पता है कि 1962 की लड़ाई के बाद 14 साल तक भारत और चीन एक दूसरे से पूरी तरह से कटे रहे। 1976 में जाकर दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते फिर से कायम हुए, और 14 वर्षों में भारत के प्रति चीन का रवैया शत्रुतापूर्ण रहा। 1962 के आक्रमण के 6 महीने के भीतर ही उसने पाकिस्तान के साथ संबंध बना लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी प्रकार से जो भारत का दुश्मन देश था पाकिस्तान, तो उससे मतलब चाइना ने संबंध अच्छे बना लिए थे और सुदृढ़ कर लिए थे। 1963 में चीन और पाकिस्तान एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में प्रावधान था कि कश्मीर समस्या में 3 पक्ष भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल है, जबकि पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया। और 1964 में चीन ने परमाणु विस्फोट किया। तो पाकिस्तान ने भारत पर चीन के आक्रमण और उसके साथ नई मैत्री संधि और उसके परमाणु शक्ति बनाने के से प्रोत्साहित होकर 1965 में भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। फिर 1971 की लड़ाई के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं भारत और जापान संबंध। तो भारत और जापान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। जापान सबसे पहले सम्राट केमई के राज्यकाल में भारत के संपर्क में आया था। जो केमई थे, मतलब वहाँ के राजा थे, सम्राट थे, वो उसके राज्यकाल में मतलब भारत के संपर्क में आया। एक सूत्र के अनुसार जो कोरिया ने सन 552 में बुद्ध की एक प्रतिमा और बौद्ध ग्रंथ की एक प्रति भेंट करके जापान के प्रति सम्मान प्रकट किया था। इस तरह से जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, और इसके बाद अनेक भारतीय बौद्ध भिक्षु जापान गए। जैसे कि मतलब एक धार्मिक संधि थी हमारे बीच में इनके, कि मतलब एक धार्मिक जुड़ाव था भारत और जापान के बीच में। तो प्रारंभिक संपर्क भले ही धर्म के माध्यम से हुआ, जैसे कि जानते हैं कि प्रारंभिक संबंध हमारा धर्म के आधार पर हुआ था, और 19वीं सदी के अंत तक जापान और भारत के बीच जो व्यापारिक रिश्ते थे वो बन चुके थे। यद्यपि उस समय भारत इंग्लैंड के साम्राज्यवादी शासन के अधीन था, परंतु जापान अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में भारत के योगदान को महत्वपूर्ण मानता था। इस बीच जापान के लोगों के मन में भारत के राष्ट्रवाद के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो चुका था। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो जापान है वो औद्योगिकरण को मतलब बढ़ावा देता रहा है, तो वो चाहता था कि जिस देश में उसके मतलब व्यापार रहे उसमें उसके मतलब जो संबंध है वो अच्छे रहे, ऐसा सभी सोचते हैं, ताकि उनका व्यापार जो अच्छे तरीके से फले फूले। तो 1904 और 5 के युद्ध में रूस पर जापानी विजय से 1857 से उभर रहे भारतीय राष्ट्रवाद को बल मिला, और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं ने जापान में अपनी गतिविधियां चलाकर स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। जैसे कि आपको पता ही है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कांग्रेस जापान की कुछ नीतियों, विशेषकर चीन के मंचूरिया प्रांत पर आक्रमण की आलोचक थी, परंतु जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने पश्चिम उपनिवेशवादी ताकतों को पराजित किया, तो भारत सहित कई एशियाई उपनिवेशों की जनता को बड़ी खुशी हुई, और अनेक भारतीय राष्ट्रीय दलों, विशेषकर गदर पार्टी और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद पार्टी के जापानी संबंधों से भारत को स्वतंत्र कराने में मदद मिली। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, और जो हरदयाल जी थे यानी कि गदर पार्टी के नेता,
उनके जापान से बहुत पुराने संबंध रहे हैं और सब भारत को स्वतंत्र कराने में काफ़ी मदद मिली है जापानी संबंधों से। फिर हम बात करते हैं जापान के लोगों के लिए भारत हमेशा एक सुंदर और पुरानी सभ्यता तथा समृद्ध संस्कृति वाला देश और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि रहा है। आज़ादी के संघर्ष के दौरान नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके नेतृत्व में अनेक बंगाली विद्वानों ने ओकाकुरा, तोशिन, तेनसिन जैसे जापानी बुद्धिजीवी और कलाकारों के बराबर संपर्क बनाए रखा। महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन को जापान में काफ़ी सहारा मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जापान था वो हमारी जो धार्मिक या देखिए बौद्ध धर्म से काफ़ी ओतप्रोत रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पहले जुड़ाव था भारत और जापान का वो धर्म के आधार पर था, लेकिन बाद में वो व्यापार में बदला और धीरे धीरे करके जो हमारे राष्ट्रवादी थे, जो हमारे नेता थे, जो हमारे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के नेता जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और हरदयाल सिंह जैसे नेता ने मतलब वहाँ पर जापान में संबंध बनाए रखे, अच्छे संबंध बनाए रखे। और जैसे कि आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह से वहाँ के जो ओकाकुरा तेनसिन के जो जापानी बुद्धिजीवी थे उनसे संबंध बनाए रखे और ये संबंध मतलब आज़ादी दिलाने में काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं और महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। महायुद्ध के बाद का दौर, जैसे कि आपको पता है भारत और जापान के संबंधों में वास्तविक सुधार दूसरे महायुद्ध के तत्काल बाद देखने को मिला है। जापान एक पराजित देश था, उस पर अमेरिकी सेना का कब्जा था। आपको पता ही है कि जापान के ऊपर किसका अधिकार था? अमेरिका का अधिकार था। बहुत से जापानियों पर युद्ध अपराधियों के लिए मुकदमे चलाए जाने थे। टोक्यो सैनिक पंचाट में भारतीय जज राधा विनोद पाल ने विजेता देश की न्याय भावना पर आपत्ति करते हुए अपनी असहमति प्रकट की, जिससे लाखों जापानी लोग के स्नेह पात्र बन गए। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब जो विनोद पाल जी थे वो भारतीय जज थे जो कि टोक्यो सैनिक पंचाट में थे उस समय। उन्होंने विजेता देश की न्याय भावना पर आपत्ति जताई और कहा कि और उन्होंने अपनी असहमति प्रकट कर दी जो कि अमेरिका ने सजा सुनाने के लिए बोला था कि जो जापान के सैनिक है उनके ऊपर। तो इस पर विनोद पाल ने अपनी आपत्ति असहमति प्रकट कर दी, जिससे कि लाखों लोग जो जापानी लोग थे वो जो राधा विनोद पाल के मतलब स्नेह पात्र बन गए थे। ऐसे समय में जब भारत विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हो चुका था तो जवाहरलाल नेहरू परमाणु बम की मार और युद्ध के विनाश को झेल चुके जापान को गहरी सहानुभूति से देखते थे। दूसरे युद्ध की समाप्ति के फौरन बाद जब जापान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था तो भारत ने जापान को कच्चा लोहा देने की पेशकश की, तो उस समय जापान के पुनर्निर्माण के लिए बहुत उपयोगी था। जैसे कि आपको पता ही है कि जब अमेरिका और जापान के अंदर मतलब युद्ध हुआ, महायुद्ध, दूसरे महायुद्ध में जब उसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया और उसके सैनिकों को मतलब प्रताड़ित किया गया और युद्ध हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो अमेरिका जो हमारे नेहरू जी थे वो मतलब जापान के प्रति काफ़ी गहरी सहानुभूति रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम मतलब जापान का जो है पुनः उद्धार करने के लिए उसके पास हम अपना कच्चा लोहा भेज दें। तो उसने कच्चा लोहा देने की पेशकश की और जापान के जो पुनर्निर्माण के लिए बहुत उपयोगी हुआ, क्योंकि औद्योगिकरण का दौर था और यहाँ से कच्चा लोहा भेज दिया गया, जिससे कि जापान का विकास अच्छे मतलब लेवल पे हुआ। नेहरू ने अमेरिका की सह पर जापान के साथ होने वाली शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया और जापान से जो मतलब प्रत्यावर्तन व्यय का दावा भी छोड़ दिया। भारत ने अप्रैल 1952 में एक अलग शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जापान के प्रति सभी प्रत्यार्पण दावे माफ कर दिए गए। जापान ने नए संविधान के अंतर्गत देश की राजनीति को नया स्वरूप देने और आर्थिक विकास को फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू किया, तो भारत ने उसके साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की। नवंबर 1955 में दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं के लिए समझौता हुआ, जिसके बाद अक्टूबर 1956 में सांस्कृतिक समझौते, फरवरी
1958 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जून 1960 में दोहरे कराधान से बचने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। फरवरी 1966 में भारत और जापान व्यापार समिति के गठित हो गई, व्यापार समितियां भी गठित हो गई। शीत युद्ध की छाया आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा शीत युद्ध के बाद क्या हुआ। तो शीत युद्ध के बाद आपको पता ही है कि आर्थिक उदाहरण की नीति में भारत और जापान के लिए रचनात्मक संबंध कायम करने के लिए अवसर पैदा किए गए। व्यापार, निवेश, सेवा और तेजी से पनप रही थी क्योंकि औद्योगिकरण का दौर था। फिर जापान जल्द ही व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग से भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक हो गया और भारत और जापान का कुल व्यापार 1970 में 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1997 में लगभग 4 अरब डॉलर पहुंच गया और 1986 में 1998 तक परमाणु परीक्षणों के कारण जापान ने सरकारी विकास सहायता रोक दी। जापान भारत के लिए सबसे बड़ा सहायता दाता देश था और 1997 में जापान ने भारत को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की सहायता दी। पूंजी निवेश के क्षेत्र में भारत में जापान का प्रत्यक्ष निवेश 1993 में 39 लाख डॉलर था, जो बढ़कर 1997 में 5 करोड़ 32 लाख डॉलर हो गया। नई शताब्दी के शुरू होने तक जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश बन चुका था। सारांश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप सारांश पढ़ सकते हैं और सारांश से आपका जो भी चीज़ें हैं वो रिमाइंड होगी और आप ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को रिटेन करके अपने माइंड में रख सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो यूनिट 8 है वो यहाँ पर समाप्त होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के बीच आपसी तनाव के क्या कारण थे, आपको पता ही है। और 1990 के दशक के मध्य में भारत रूस के संबंधों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। फिर भारत और जापान के बीच प्रारंभिक दोस्ती कड़वाहट में क्यों बदल गई। फिर भारत चीन के ठंडे रिश्तों में गर्मी आने की प्रक्रिया का ब्यौरा दीजिए। फिर भारत चीन संबंधों का मौजूदा स्वरूप क्या है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि शीत युद्ध के घटनाक्रम जापान और भारत के बीच सार्थक सहयोग विकसित होने में बाधक रहा है। शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत जापान संबंधों में उतार चढ़ाव का विवेचना कीजिए। इसी तरह से जो ये 7 क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इकाई 9 यानी भारत और इसके पड़ोसी देश। जैसे कि आपको पता ही है, हमने मोटे मोटे मतलब जो महत्वपूर्ण जो देश थे उनके बारे में पढ़ लिया है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है और हमने मतलब सरल भाषा में समझाने की आपसे कोशिश की है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ के पढ़ते हैं कि कैसे मतलब घटनाएं ये घटती है। जैसे कि 1965 के युद्ध के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्यों हुआ, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको उस मुद्दे का कारण पता होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर उस मुद्दे से कितने और चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे ताशकंद समझौता भी उसी से जुड़ा हुआ है। ताशकंद समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ और फिर उस मध्यस्थता से मतलब सोवियत संघ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ से पाकिस्तान एग्री हुआ ताशकंद समझौते के लिए। फिर 1971 की बात करते हैं तो 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर उसमें अमेरिका ने मदद की या नहीं की, उसमें सोवियत संघ ने हमारी क्या मदद की। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ताकि मतलब जब आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। फिर जैसे कि कश्मीर के राजा के बारे में, तो कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे उसने मतलब भारत की शरण मांग ली। उन्होंने जो कश्मीर राज्य है उसका मतलब भारत में विलय करने के लिए वो एग्री हो गया और उसने सैन्य सहायता मांगी ताकि वो पाकिस्तान से बच सके, उनके आक्रमणों से बच सके, उनकी जो हरकतें थी वाहियात हरकतें उनसे बच सके। फिर चाइना क्यों मतलब ये आया, तो चाइना और पाकिस्तान के संबंध क्यों बने, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान से संधि पर समझौते पर साइन करके जो कश्मीर है उसको कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने हिस्से में ले लिया। फिर भारत और चाइना के बीच गहराई लड़ाई क्यों हुई, 1962 का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जो चाइना है वो दावा कर रहा था कि भारत में जो मैकमोहन लाइन है उसको वो नहीं मानता और वह किसी सीमा को नहीं मानता। उसने फिर जो 38 से 39 हज़ार वर्ग किलोमीटर जो एरिया था वो कब्जा लिया 1962 के युद्ध में। फिर उसके बाद उसको लगा कि भारत के अंदर अब भी उसका मतलब 95,000 कुछ वर्ग किलोमीटर का हिस्सा आज भी उसके ऊपर वो दावा करता रहा है। तो जैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे और फिर वो 1965 में 1964 के अंदर अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण कर देता है और
जापान के साथ भारत के संबंध, जापान और अमेरिका और जो भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर मतलब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया गया था, परमाणु बम, जिससे बहुत विनाश हुआ। तो उसको मतलब मदद की ज़रूरत थी, तो जापान की मदद भारत ने कर दी कच्चा लोहा दे करके, और जिससे कि मतलब भारत का और जापान का जुड़ाव क्यों हुआ, तो भारत और जापान का जुड़ाव बेसिकली धर्म से हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जब आप कनेक्ट करते हुए चलोगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने कवर कर दिए हैं, और इसकी जो हम इकाई 9 है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।